मैं पायल अरोड़ा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि बाल्यावस्था एवं विकास जो बीएड फर्स्ट ईयर की बुक है हमने वो स्टार्ट कर रखी थी। उसकी फर्स्ट यूनिट हम शिक्षा मनोविज्ञान वो कर रहे थे। शिक्षा मनोविज्ञान के हमने विधियों तक कर लिया था। उसके बाद फर्स्ट यूनिट का ही सेकेंड पोर्शन हम देखते हैं वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। वो क्या चीज़ है, वंशानुक्रम क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर इसका क्या रोल है, उन चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर जरूर कर देना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा यूनिट का जो हमने शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों तक कर लिया था, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, उसे क्या क्या फैक्टर रहते हैं, क्या क्या महत्व रहता है, उसकी विधियां कौन कौन सी हैं, इस चीज़ को हमने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया था। अब आता है कि वंशानुक्रम, इसका जो फर्स्ट यूनिट का सेकंड पोर्शन है वंशानुक्रम और वातावरण, उसको देखते हैं। तो वंशानुक्रम क्या होता है, हेरिडिटी क्या है। सामान्यतः आपने नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें तो वंशानुक्रम क्या है कि जैसे माता पिता वैसी ही संतान, कि अगर माता पिता बुद्धिमान है तो संतान भी बुद्धिमान होगी, अगर माता पिता विद्वान नहीं है तो संतान भी विद्वान नहीं होगी। क्या रियल में ऐसा होता है? रियल फैक्टर इससे कुछ अलग रहता है। कंपलसरी नहीं है ये चीज कि अगर माता पिता बुद्धिमान है तो संतान भी बुद्धिमान होगी। अक्सर देखा जाता है कि अगर विद्वान है, माता पिता डॉक्टर हैं, तो इन वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग जो हम सामान्य बात करते हैं तो माता पिता अगर डॉक्टर हैं या फादर डॉक्टर है तो बच्चे को भी डॉक्टर बनना चाहिए, अगर वो इंजीनियर है तो बच्चा भी इंजीनियर बनेगा। लेकिन रियल फैक्ट इससे काफी अलग रहता है। तो रियल फैक्ट क्या है, उसके अंदर वंशानुक्रम किस तरह निर्धारित होता है। जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान माता पिता की संतान बुद्धिमान ही हो और जो मूर्ख माता पिता की संतान मूर्ख ही हो। कई बार ऐसा होता है कि बुद्धिमान माता पिता की संतान भी मूर्ख ही पैदा हो जाती है। तो ये वंशानुक्रम किसके ऊपर डिपेंड रहता है? वंशानुक्रम डिपेंड है सिर्फ माता पिता नहीं, जो पूर्वज हैं उनकी बुद्धिमत्ता, उनके गुण, उनका कद काठी, वो सब कुछ उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। अर्थात माता पिता के द्वारा जो गुण पूर्वजों के हैं वो जब संतान के अंदर दिए जाते हैं तो वो कहलाता है वंशानुक्रम। केवल माता पिता ही नहीं, माता पिता से पहले जो भी पूर्वज हैं, दादा दादी हैं, परदादा परदादी हैं, या और भी आगे जो पूर्वज हैं, उनके जो जीन्स हैं, वो उनके जो गुण हैं वो भी बच्चों के अंदर आ सकते हैं। तो ये कहलाता है वंशानुक्रम। सामान्य लैंग्वेज में तो हम ये कह देते हैं कि माता पिता ऐसे हैं तो बच्चा ऐसे है, तो लेकिन ये रियल फैक्ट नहीं रहता। कई बार इससे विपरीत परिस्थितियां भी हो जाती हैं, जो माता पिता में गुण है वो बच्चों में दिखाई नहीं देते। तो वंशानुक्रम सामान्य लैंग्वेज में तो ये है कि सामान्यतः वंशानुक्रम से आशय जैसे माता पिता वैसे उनकी संतान। वंशानुक्रम जो है ऐसा नहीं है, वंशानुक्रम का थोड़ा डिफरेंस था इसके अंदर। तो वंशानुक्रम को क्या क्या कहते हैं, उसको वंशानुक्रम कह सकते हैं, पैतृकता कह सकते हैं, अनुवांशिकता भी हम कह सकते हैं। हेरिडिटी इंग्लिश में एक टर्म हम दे सकते हैं हेरिडिटी, तो इंग्लिश टर्म हम याद रखें तो ज्यादा बेटर है। प्रोफेसर बीएन झा थे, उन्होंने इसकी डेफिनेशन बताई कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का एक पूर्ण योग है। जन्मजात अर्थात जो जन्मते ही बालक को प्राप्त हो गई हैं, वो उनकी जो विशेषताएं हैं उनका एक ग्रुप जो है वो कहलाता है वंशानुक्रम। प्रोफेसर बीएन झा ने इस चीज को क्लियर किया है कि जन्म लेते ही जो मनुष्य के अंदर विशेषताएं पाई जाती हैं, अर्थात वो सोसाइटी से नहीं सीख रहा, बच्चे का जब जन्म हुआ वो विशेषताएं उसके अंदर विद्यमान थी, तो उन विशेषताओं का जो समूह होगा वो कहलाएगा वंशानुक्रमिक विशेषताएं हैं। मतलब इसे अपने वंश से प्राप्त हुई हैं। वंश के अंदर सिर्फ माता पिता नहीं आएंगे, वंश के अंदर पूर्वज भी उसके विद्यमान होंगे। इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं। एच.पी. पीटरसन है, उन्होंने इसकी डेफिनेशन बताई कि व्यक्ति को अपने माता पिता से, देखो ध्यान से देखना, व्यक्ति को अपने माता पिता से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त होती हैं। देखो बच्चे का जन्म माता पिता के जीन से होगा, ठीक है। आगे अपने जायगोट और इस चीज के बारे में पढ़ते हैं, अभी जस्ट आगे ही बताऊंगी। तो
व्यक्ति का जन्म अपने माता पिता के जीन से होगा। 23 XXXY मेल है या फीमेल, वो अगर साइंस से हो तो अच्छे से क्लियर होगा आपको। तो व्यक्ति का जन्म माता पिता के जीन से ही होता है, लेकिन उन जीन्स के अंदर जैसे अब पिता है तो पिता के अंदर किसकी विशेषताएं, उसके पिता की, उनके पिता के अंदर उनकी विशेषताएं। तो इस तरह टर्म बाय टर्म वो विशेषताएं आगे ट्रांसफर होती गई और उस बच्चे के अंदर अपने परदादा की भी विशेषताएं आई अपने पिता के थ्रू, और अपनी माता की भी विशेषताएं, माता के अंदर विशेषताएं थी अपनी माँ की, आगे अपने माता पिता की मतलब उसके नाना नानी की, या फिर आगे उसके परनाना की, या वो आगे भी वंशानुक्रम विशेषताएं चली। तो वो विशेषताएं उस बच्चे के अंदर विद्यमान हुई। तो प्रोफेसर HP पीटरसन कहते हैं कि व्यक्ति को अपने माता पिता से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त होती हैं, अपने पूर्वजों की जो भी विशेषताएं व्यक्ति को अपने माता पिता के थ्रू, देखो विशेषताएं अपने माता पिता के थ्रू ही प्राप्त होंगी, क्योंकि माता पिता के जीन्स के इफेक्ट से ही बच्चे का जन्म हुआ है। तो वो जो विशेषताएं प्राप्त होती हैं वो कहलाता है वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर है कि वंशानुक्रम सिर्फ अपने माता पिता से प्राप्त जीन्स से जो विशेषताएं प्राप्त होती हैं वो नहीं है। वंशानुक्रम है कि अपने माता पिता के द्वारा जो अपने पूर्वजों की विशेषताओं को जन्मजात हम लेकर पैदा होते हैं वो कहलाता है वंशानुक्रम। जन्मजात जो हमारे अंदर विशेषताएं हैं, वातावरण से हमने नहीं ली, सोसाइटी से नहीं ली, क्योंकि कुछ विशेषताएं हमारे व्यक्तित्व के अंदर, कुछ आदतें, कुछ विशेषताएं सोसाइटी से हम ऑब्जर्व करते हैं। वो टॉपिक है ना हमारा वंशानुक्रम और वातावरण, वातावरण से भी हम लेंगे। आपने वॉटसन की एक काफी फेमस डेफिनेशन सुनी होगी कि आप एक बच्चे को मुझे दो, आप जैसा कहोगे मैं उसे वैसा बना दूंगा। अब अगर सिर्फ हेरिडिटी को देखते हम, वंशानुक्रम देखते, तो उसके फादर अगर डॉक्टर है तो बच्चा खुद ब खुद डॉक्टर बन जाता, उसके फादर अगर आर्मी में है तो उसका बच्चा खुद ब खुद आर्मी में आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। जेबी वॉटसन ने इसको काफी क्लियर किया था कि आप एनवायरनमेंट जिस तरह का दोगे बालक वैसा बन जाएगा, क्योंकि जन्मजात विशेषताएं तो काम करती हैं, साथ साथ में वातावरण भी हमारे काम करता है जो हमारे व्यक्तित्व को बनाता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम वंशानुक्रम पे कर रहे हैं, तो वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत देखते हैं कि वंशानुक्रम किस प्रकार, हेरिडिटी किस प्रकार काम करता है। अभी हम देखते हैं ये जो वंशानुक्रम है इसका प्रोसेस क्या रहता है, इसकी प्रक्रिया क्या रहती है। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जो मानव का शरीर है वो सेल्स, अलग अलग सेल जो होते हैं, कोश होते हैं, उनसे बना होता है। ये जो सेल है स्टार्टिंग के अंदर एक सेल होता है, फिर क्रमानुसार, जिसे जायगोट कहा जाता है, संयुक्त कोश जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये इस क्रम में 2, 4, 8, 16, 32 इस क्रम में आगे बढ़ता जाता है। ये जो जायगोट है ये जो इसी क्रम के अंदर 2, 4, 8, 16, 32 इस क्रम में लगातार आगे बढ़ता रहता है। ये जो संयुक्त कोश है जायगोट जिसको बोलते हैं, ये 2 उत्पादक कोशों से बना होता है, जिसको जर्म सेल बोले जाते हैं, उत्पादक कोश बोले जाते हैं। इन 2 उत्पादक कोशों से मिलकर बना होता है। उत्पादक कोश इसके अंदर माता के और पिता के दोनों के, जैसे मातृकोश और पितृकोश, दोनों ही कोश के अंदर जो 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 गुणसूत्र माता के और 23 गुणसूत्र ही पिता के। इन 46 गुणसूत्रों से ही मनुष्य की जो है वो ह्यूमन बीइंग का जन्म है, ये जो भी प्रोसेस चलता है वो है इन 46 गुणसूत्रों से ही काम करता है। तो उसमें 23 माता के होते हैं और 23 आगे साइंस के, अभी हम आगे बीजाकोश सिद्धांत करेंगे तो उसके अंदर बताएंगे किया जाता है माता के और पिता के XXXY। तो अगर यहाँ पर XX माता के फैक्टर होते हैं और XY इस तरह ये सिद्धांत आगे काम करता है। पूरा सिद्धांत आगे पढ़ेंगे कि मेल और फीमेल का, कि बेबी जो है वो मेल है और बेबी जो है फीमेल है, उस चीज का निर्धारण भी इन्हीं जीन्स के द्वारा ही, इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा ही होता है। वो बीजाकोश सिद्धांत है, उसके अंदर आगे हम देखेंगे। तो ये जो पितृकोश 23 गुणसूत्र और मातृकोश के भी 23 गुणसूत्र, टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। और प्रत्येक जो गुणसूत्र होता है, प्रत्येक ये 46 गुणसूत्र होते हैं, इसके अंदर एक गुणसूत्र के अंदर 40 से 100 तक जीन्स होते हैं। वो ही जीन्स जो विशेषताओं को निर्धारित करते हैं, वंशानुक्रम की विशेषताओं को निर्धारित करते हैं कि उसमें पिता के गुण हैं, माता के गुण हैं, उसके दादा के परदादा के जो भी गुण है, प्रत्येक जीन्स के अंदर अलग अलग विशेषताएं होती हैं और यही विशेषताएं वंशानुक्रम विशेषताएं कहलाती हैं। एक बार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये,
जो आर्ट फैकल्टी से हैं उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। फिर से देखो क्या प्रोसेस रहता है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो सेल्स से बनी होती है। इन सेल्स का जो टोटल होगा, योग होगा, जो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी है वो सेल से बनी हुई है। स्टार्टिंग के अंदर ये जो एक ही सेल होता है जिसको जायगोट बोलते हैं, संयुक्त कोश बोलते हैं जिसको। ये जो संयुक्त कोश है ये 2 फैक्टर के अंदर डिवाइड होता है, जिसको जर्म सेल बोलते हैं, जिसको उत्पादक कोश बोलते हैं। उसके अंदर 23 जो होंगे गुणसूत्र माता के होंगे और 23 जो गुणसूत्र होंगे वो पिता के होंगे। टोटल हुए 46 गुणसूत्र। उन 46 गुणसूत्रों से ही ह्यूमन बॉडी का ये जो बच्चे का निर्माण होता है वो निर्माण होगा। और ये जो 46 गुणसूत्र हैं, इन 46 गुणसूत्रों के अंतर्गत प्रत्येक के अंदर कुछ जीन्स पाए जाते हैं। इन जीन्स के द्वारा ही जो जन्मजात विशेषताएं हैं, जिसको बोलते हैं वंशानुक्रम विशेषताएं, वो हमारे अंदर आती हैं। जैसे पिता के गुण आए, माता के गुण आए, दादा के, दादी के या परदादा के, बुआ के एक्सेट्रा जो भी गुण आए वो हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है, आई थिंक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं इसके वंशानुक्रम के हम कुछ सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत, वंशानुक्रम के हम कुछ नियम, कुछ सिद्धांत देखते हैं। देखिए, जिस सिद्धांत को हम करेंगे पूर्ण रूप से हमें उस सिद्धांत की, जैसे हम अधिगम के सिद्धांत करते थे, अगर थॉर्नडाइक की बात करते थे तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अंदर पूरा जाते थे कि ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। उसके दोष हम सिद्धांत के बाद में देखते थे कि कहाँ इसके सिद्धांत में कमी रह गई जो नए सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। अगर कमी ना होती तो नया सिद्धांत नहीं आता। तो उसी तरह हम जो भी सिद्धांत करेंगे पूर्ण रूप से पहले उसके अंदर जाएंगे और बाद में कि उस सिद्धांत के अंदर क्या कमी थी जिसके कारण ये सिद्धांत इतना प्रूवेबल नहीं रहा। सिद्धांत हमने सभी पढ़ने हैं। देखो, ये मेरे व्यू नहीं, ये सिद्धांत के व्यू है कि ये सिद्धांत ये बताता है। मैंने बार बार अभी जो भी समझाऊंगी उसके अंदर बार बार रिपीट किया कि इस सिद्धांत के अनुसार, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, इस सिद्धांत के अनुसार ये चीज है। साइंटिफिक ये जो जितने भी सिद्धांत हैं वो जीवशास्त्रियों के द्वारा और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं। उस समय जैसी उनकी समझ थी उन्होंने उस सिद्धांत को उस तरह प्रतिपादित किया। तो अपने सिद्धांतों को टर्न बाय टर्न पढ़ते जाएंगे कि उस सिद्धांत के अनुसार क्या है वंशानुक्रम। हमारे अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि वंशानुक्रम क्या है, मतलब पूर्वजों के द्वारा जो भी जीन्स आए, माता पिता उन जीन्स का संरक्षण हमें देते हैं, उसके द्वारा हमारा जन्म होता है, वो चीजें हमने देखी। अगर साइंस में भी पढ़े, आपने मेंडल के नियम पढ़े होंगे 9th-10th क्लास के अंदर, तो वहां पर भी वंशानुक्रम को दिया गया था कि किस तरह आगे से आगे मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग किए गए थे। तो वो चीजें थी, अभी वो भी आगे आएंगी वंशानुक्रम के अंदर। ओबियसली सभी है, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बायो आधे से ज्यादा कवर होती है, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर ब्रेन, न्यूरॉन, ईयर, आइज, जानवरों का, अब ये वंशानुक्रम कर रहे हैं तो ये भी एक बायोलॉजी का ही पार्ट है। तो अपने कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड पढ़ती है। साइकोलॉजी का एक पोर्शन, कुछ पोर्शन जो साइंस से रिलेटेड है। मनोविज्ञान, विज्ञान शब्द लगा है तो मन का विज्ञान, तो ओबियसली सिर्फ मन का विज्ञान नहीं है, ये साइंटिफिक इन चीज़ों को प्रूव करता है हमारा मनोविज्ञान। तो उस चीज़ के लिए है। हम सिद्धांत देखते हैं। सबसे पहला सिद्धांत हम पढ़ते हैं बीज कोश का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोश कभी नष्ट नहीं होता। मतलब जिस बीज कोश के द्वारा बालक का जन्म हुआ है, माता पिता के द्वारा जो उसे उत्पादक कोश, जर्म सेल्स प्राप्त हुए हैं 23 गुणसूत्रों के द्वारा, वो कभी भी नष्ट नहीं होते। ये सिद्धांत कहता है कि ये बीज कोशों के द्वारा जो भी बालक का जन्म हुआ है वो बीज कोश कभी भी नष्ट नहीं होता। ये बताते हैं आगे इसी नियम के, बीज कोश का एक कार्य है केवल उत्पादक कोशों का निर्माण करना है। मतलब वो जर्म सेल का निर्माण करता है, मतलब 23 गुणसूत्र माता पिता उसका निर्माण करेंगे उस बालक का, और जो बीज कोश बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। देखो, हमारे अंदर हमारे पूर्वजों के गुण किस तरह आए, तो वो बीज कोश सिद्धांत बताता है कि पूर्वजों के गुण किस तरह आए। कि हमारे पिता का जन्म हुआ, हमारे दादी और दादा ने जो बीज कोश उन्हें दिया, फिर हमारा जन्म हुआ और हमारी माता का जन्म हुआ, जो हमारे नानी और नाना ने बीज कोश माता को दिया, जिससे उसका जन्म हुआ। अब दोनों बीज कोश मिले तो हमारा जन्म हुआ, हमारे आगे हम आगे की निरंतर पीढ़ी को जन्म देते जाएंगे। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि बीज कोश का कार्य केवल उत्पादक कोशों का निर्माण करना है, मतलब एक बालक को जन्म देना है।
बीज कोश बालक को अपने माता पिता से मिलता है, हमारा जन्म हुआ, हमें बीज कोश मिला अपने माता पिता से, और हम उसे अगली पीढ़ी में हस्तांतरित कर देंगे। अब अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करेंगे तो अब सपोज करो मेरा बेटा है, तो उसके अंदर मेरे गुण आए और उसके पिता के द्वारा जो बीज कोश दी उसके पूर्वजों के गुण, तो वो चीजें कहीं ना कहीं हस्तांतरित हुई अगली पीढ़ी के अंदर। अब उससे अगली पीढ़ी के अंदर ये टर्म बाय टर्म आगे हस्तांतरित होते रहते हैं। बीज कोश सिद्धांत ये कह रहा है हमने सिद्धांत को लेकर चलना है, अपने व्यू इसके अंदर नहीं डालने। तो सिद्धांत क्या कहता है कि बीज कोश का कार्य केवल उत्पादक कोशों का निर्माण करना है। जो बीज कोश बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। और ये सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता बालक के जन्मदाता न होकर, देखो इस सेंटेंस को देखना कि इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता बालक के जन्मदाता ना होकर केवल बीज कोश के संरक्षक हैं। उस बीज कोश को संभाल रखा था उन्होंने, वो उसके संरक्षक थे। जैसे एक प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का संरक्षक कौन है, अब जो उसका ओनर होगा वो आगे उसको दे देगा। तो उसी तरह माता पिता बालक के जन्मजात, कुछ बालक को जन्मदाता उसके न होकर केवल बीज कोश के संरक्षक थे कि उन्हें आगे की पीढ़ी में उस बीज कोश को हस्तांतरित करना था। अब आगे जिस पीढ़ी को हस्तांतरित किया वो उस बीज कोश का संरक्षक बन गया, वो आने वाली पीढ़ी को वो बीज कोश देगा। इस तरह आगे की आगे ये पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर होता जाएगा। ये बीज कोश सिद्धांत कहता है कि बीज कोश की निरंतरता का नियम ये कहता है कि बीज कोश सिद्धांत क्या है कि बीज कोश हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया हमें एक ऐसी चीज है जिसको हमें आगे की पीढ़ी को हस्तांतरित करना है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इसको हस्तांतरित, निरंतरता चलती रहेगी और आगे के आगे उस पीढ़ी के अंदर गुण वो आते रहेंगे। अब ये सिद्धांत तो हमने देखा, लेकिन इस सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष क्या होगा, क्यों इस सिद्धांत को इतना मान्य नहीं किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, इस सिद्धांत को इसलिए मान्य नहीं किया गया क्योंकि ये वंशानुक्रम की पूरी व्याख्या नहीं करता, सिर्फ इतना बताता है कि एक बीज कोश है जिसे हम आगे ट्रांसफर करें। क्या इतना सा प्रोसेस है, क्या वंशानुक्रम की इतनी सी प्रक्रिया है, क्या वंशानुक्रम एक बीज कोश को ट्रांसफर करना सिर्फ इतना ही है, नहीं, इतना नहीं है। तो ये सिद्धांत पूर्ण रूप से वंशानुक्रम की व्याख्या नहीं करता, जिसके कारण इस सिद्धांत को मान्य नहीं किया गया। लेकिन हमें सभी सिद्धांत पढ़ने हैं तो ऑब्वियसली इस सिद्धांत को भी हमें पढ़ना होगा। तो टर्म बाय टर्म हाँ आगे सिद्धांतों को पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये सिद्धांत सबसे बड़ी इसकी कमी कि ये वंशानुक्रम की पूर्ण व्याख्या नहीं करता। अभी दूसरा सिद्धांत देखते हैं। दूसरा नियम देखते हैं समानता का नियम। जैसे जब हमने वंशानुक्रम टॉपिक स्टार्ट किया तो मैंने एक चीज बोली थी कि जैसे वंशानुक्रम सामान्यतः हम क्या समझते हैं कि जैसे माता पिता वैसे उनकी संतान, अगर माता पिता प्रतिभाशाली हैं तो संतान भी प्रतिभाशाली होगी, अगर माता पिता सामान्य हैं तो संतान भी सामान्य रहेगी, अगर माता पिता मूढ़ बुद्धि के हैं तो संतान भी मूढ़ बुद्धि की रहेगी। कहीं ना कहीं समानता नियम इस बात को जस्टिफाई करता है। समानता का नियम कहता है कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनकी संतान उत्पन्न होगी। ये समानता का नियम पीछे के गुणों को नहीं मानता, वो कहता है कि माता पिता जिस प्रकार की प्रवृत्ति के होंगे संतान का भी उसी प्रकार की प्रवृत्ति का होना आवश्यक है। कहीं ना कहीं इसी रीजन की वजह से, क्योंकि ये वास्तविकता से काफी परे है, क्योंकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। कुछ गुण जरूर विद्यमान होते हैं माता पिता के, परंतु संपूर्ण गुणों का एक कह रहे कार्बन कॉपी हो जाना, गुणों के अंदर चेहरा कार्बन कॉपी हो सकता है, रंग रूप कद काठी हो सकती है, लेकिन गुण कार्बन कॉपी होना मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं गुणों में विभिन्नता आ जाती है। तो समानता का नियम इसी वजह से इसका खंडन किया गया। अगला नियम देखते हैं हम, विभिन्नता का नियम। डार्विन और लेमार्क बेसिकली इसके समर्थक रहे हैं। डार्विन का आपने सिद्धांत पढ़ा हुआ है साइंस के अंदर, स्कूलों के अंदर भी आपने स्कूल एजुकेशन के अंदर भी पढ़ा था। विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि सभी एक दूसरे से विभिन्न है। माता पिता की संतान होगी, वो माता पिता से कुछ भिन्नता लेकर पैदा होगी, कुछ अलग सी विशेषताओं को लेकर पैदा होगी जो वो ऑब्जर्व करती है। कुछ उसके अंदर पीछे के गुण आएंगे, अपने पूर्वजों के गुण आएंगे, और कुछ नए गुण भी विद्यमान रहेंगे, जिसके कारण एक बालक दूसरे बालक से भिन्न है। एक ही माता पिता की संतान, दोनों संतानें अलग अलग, अगर एक ही माता पिता की दो संतानें हैं वो दोनों संतानें अलग अलग होंगी। लेकिन अगर समानता के नियम लेकर चले तो दोनों संतानें एक जैसी होनी चाहिए थी। लेकिन विभिन्नता का नियम कहता है कि विभिन्नताएं पाई जाती हैं जीन्स के अंदर। माता पिता तो वही हैं, तो कहाँ पर डिफरेंस आ गया? जीन्स भी वही हैं,
बीजकोष भी वही, अगर बीजकोष के सिद्धांत की बात करते तो एक संतान को बीजकोष का संरक्षक बनाया और दूसरी संतान को भी बीजकोष का, सेम बीजकोष था, तो उन संतानों के अंदर भिन्नता किस तरह आ गई। तो विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि बालक के अंदर विभिन्नताएं होती हैं, कुछ वो अपने पूर्वजों से, कुछ गुण माता पिता से लेता है, कुछ गुण मतलब कुछ परसेंटेज, और कुछ गुण उसके खुद के अंदर भी विद्यमान रहते हैं। आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण के पूरे का पूरा बालक का व्यक्तित्व अपने माता पिता के ऊपर ही निर्भर करे, या उसके व्यक्तित्व में सभी के सभी गुण उसके माता पिता से ही मिले हों उसे, यह आवश्यक नहीं है। कुछ उसकी खुद की विशेषताएं भी उसके अंदर विद्यमान रहेंगी जो जन्मजात लेकर वो पैदा हो रहा है। अब वो विशेषताएं कहाँ से आई, वो आगे साइंस के अंदर, अब बायो के अंदर अपने डीपली जाएं वंशानुक्रम के सिद्धांत के अंदर, तो बताते हैं कि जीन्स जो हैं वो अलग अलग विशेषताओं को लेकर हम पैदा होते हैं। वो जो जीन्स है हमारे पूर्वजों की कुछ विशेषताएं, पूर्वजों में वर्ण संकर का सिद्धांत जब हम देखते हैं तो उसके मटर का आपने प्रयोग देखा होगा, मैंडल का, छोटी मटर और बड़ी मटर, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो बाद में जब हुआ तो आगे कुछ, अभी मैंडल का नियम भी है आगे, क्यों अभी इसके अंदर मैं उसको ऐड कर रही हूँ, तो थोड़ा सा देखते हैं विभिन्नता का नियम। विभिन्नता मतलब संतान जो है माता पिता से अलग होगी, उसमें कुछ एक ही माता पिता की दो संतानें हैं तो दोनों में भी विभिन्नता पाई जाएगी, ये सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत बताता है प्रत्यागमन का नियम। देखो प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है कि विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य गुणों को बालक ग्रहण करता है। महात्मा गांधी का बच्चा क्या महात्मा गांधी जी की तरह वो अहिंसा और सत्यवादी था? क्या हिटलर का बच्चा वैसा ही था? क्या ऐसा हुआ कि भाई किसी महापुरुष की संतान भी महापुरुष बनी? नहीं हुआ ऐसा। कोई रेयर, देखो अपवाद हर जगह है, वो चीज नहीं कह रही, लेकिन क्या होता है कि जो उच्च कोटि के हैं उनकी संतानें निम्न कोटि की देखी जाती हैं। प्रत्यागमन का नियम कहते हैं कि विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य गुणों को ग्रहण किया जाता है। अगर सभी में विशिष्ट गुण हो जाएंगे, आपने जियो एस फैक्टर, जनरल और स्पेशल बुद्धि का फैक्टर, हमने जब बुद्धि अभी टॉपिक करेंगे तो बुद्धि का सिद्धांत आएगा जियो और एस फैक्टर का, उसके अंदर देखिए कि जनरल और स्पेशल फैक्टर अलग होगा और जनरल फैक्टर अलग अलग होता है। तो उसी तरह प्रत्यागमन का नियम भी काम करता है कि कुछ विशेषताओं को त्याग कर सामान्य विशेषताओं को ग्रहण किया जाता है। यहाँ पर ये नियम बताता है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि उसने अपने पिता की सामान्य विशेषताओं को तो ग्रहण किया, लेकिन जो उसने स्पेशलाइज, जो उसके कैरेक्टर थे स्पेशलाइज, जो उसकी विशेषताएं थी उसको ग्रहण नहीं किया, उसको छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से आज डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं बना और इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर नहीं बन पा रहा। प्रत्यागमन का नियम ये कहता है। इस तरह जीव कोश, अपने बीज कोश का हमने नियम पढ़ा, वहां पर भी कुछ कमियां थी। फिर हमने समानता का नियम कहीं भी प्रूव नहीं होता, लेकिन क्योंकि सिलेबस में है समानता का नियम सिद्धांत के अंदर अगर टर्न बाय टर्न उसको पढ़े तो कहीं ना कहीं समानता का नियम आता है कि जैसे माता पिता वैसी ही संतान, और सामान्यतः समाज के अंदर यही नियम काम करता है कि जैसी संतान होगी, जैसे माता पिता होंगे, बच्चे भी आगे वैसे ही उत्पन्न होंगे। वंशानुक्रम नाम लिया जाए ना कि हेरिडिटी क्या है, कि इसके माता पिता में ये गुण थे तो वो बच्चे के अंदर गुण है। तो समानता का नियम कहीं ना कहीं सामान्य बोलचाल के अंदर यूज किया जाता है। विभिन्नता का नियम डार्विन और लमार्क ने दिया कि अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रत्यागमन का नियम की माता पिता की विशिष्ट विशेषताओं को त्याग कर सामान्य विशेषताओं को ग्रहण करते हुए बच्चा जन्म लेता है। इसके बाद देखते हैं हम